मिल्लत का पासबान है मोहम्मद अली जिन्ना। कायदे आज़म अली जिन्ना का 146वां यौम पैदाइश आज मनाया जा रहा है। दिन का आगाज़ मुमलिकत पाकिस्तान की सलामती, तरक्की, खुशहाली की दुआओं के साथ हुआ। मुसल्लह फ़ौज का बाबा कौम को खिराज अक़ीदत। मुल्क भर में ख़ुसूसी तकरीबात। मिज़ार क़ायद पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब। पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी काकुल के कैडेट्स ने फ़राइज़ संभाल लिए। मुसल्लह फ़ौज का बाबा कौम को शानदार अल्फाज में खिराज अक़ीदत। DGISPR ने ट्वीट में लिखा, इत्तेहाद, ईमान और नज़्म ज़ब्त के असूलों पर चलने वाले पुरअमन और तरक्की पसंद पाकिस्तान का कायद का विजन बहैसियत कौम हमारी कामयाबी के लिए नागुज़ीर है। DGISPR ने कायदे आज़म की परेड का मुआयना करते हुए वीडियो भी सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मसीही बरादरी क्रिसमस मजहबी अकीदत और एहतराम के साथ मना रही है। क्रिसमस पर मुल्क भर के गिरजाघरों में दुआया तकरीबात, सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजामात। हमजा शहबाज की मसीही बरादरी को क्रिसमस की मुबारकबाद। मॉडल टाउन में क्रिसमस का केक भी काटा। नवाज शरीफ की नाअहली ख़त्म कराने के लिए रास्ते निकाले जा रहे हैं। सज़ा ख़त्म होने से मुतालिक क़यास सराइयाँ हो रही हैं। सज़ा याफ्ता मुजरिम वज़ीर आज़म बनने का ख्वाब देख रहा है। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत तर्जुमानों के इजलास में गुफ्तगू। कहा, एक मुजरिम की सज़ा ख़त्म करके कैसे चौथी बार वज़ीर आज़म बनाया जा सकता है। पैनामा में नवाज शरीफ का नाम आया और अदालत ने नाअहल किया। मुमकिन नहीं सज़ा याफ्ता शख्स की सज़ा ख़त्म हो जाए। मुल्क के मैदानी इलाकों में धुंध के डेरे। मोटरवेज और कौमी शाहराहों पर ट्रैफिक मुतासर। मोटरवे M3 फैजपुर लाहौर से दरखाना तक धुंध की वजह से बंद। M2 लाहौर से कोट मोमिन तक ट्रैफिक के लिए बंद। मोटरवे पुलिस के शहरियों को एहतियात और गाड़ियों की फॉग लाइट्स के इस्तेमाल की हिदायत। फ़िज़ाई आलूदगी और स्मॉग का सिलसिला जारी। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में आज फिर पहले नंबर पर। शहर का मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स 342 रिकॉर्ड। नई दिल्ली दूसरे। ढाका फ़िज़ाई आलूदगी में तीसरे नंबर पर। कराची 243 एयर क्वालिटी इंडेक्स के साथ आज चौथे नंबर पर है। फैसलाबाद, बहावलपुर, गुजरांवाला की भी फ़िज़ा आलूदा। 40 साल की ताख़ीर के बाद कराची में पहला मास ट्रांजिट सिस्टम फ़ाल। ग्रीन लाइन बस सर्विस का महदूद और आजमाइशी आगाज़। पहली बस अब्दुल्ला चौक से रवाना हुई। आखिरी स्टॉप नुमाइश होगा। बसें 22 के बजाय 11 स्टेशन पर स्टॉप करेंगी। पहले मरहले में सुबह 8 से दिन 12 बजे तक 25 बसें चलाई जाएंगी। 10 जनवरी से तमाम स्टेशन और 80 बसें ऑपरेशनल होंगी। मुल्क में कोरोना से मजीद 7 अफराद इंतकाल कर गए। 24 घंटे में 353 केस रिपोर्ट। NCOC के मुताबिक मुल्क भर में मुस्बत केसों की शरह 0.73% रिकॉर्ड की गई। ये अवाम के बदला लेने का वक्त है। महंगाई और बेरोजगारी और उनकी नाहली का बदला है। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का ट्वीट। कहा, इमरान खान खैबर पख्तूनख्वा में बुरी तरह हारने के बाद वो पंजाब को मैनेज करने निकले हैं। वज़ीर आज़म ने नॉलेज पार्क का दोबारा इफ्तिताह घबराहट पर काबू पाने की कोशिश में किया। KP में बल्दियाती इलेक्शन में शिकस्त। वज़ीर आज़म ने PTI का तंजीमी ढांचा तहलील कर दिया। वज़ीर आज़म का खानदानों में टिकट बांटने पर इजहार नाराज़ी। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं, वज़ीर आज़म ने बल्दियाती इंतखाबात में पार्टी कारकर्दगी पर अदम एतमानान का इजहार किया। PTI की नई 21 रुकनी आइनी कमेटी तश्कील दे दी गई। पंजाब की टिकटों का मामला भी यही कमेटी देखेगी।
और मौलाना फजल रहमान कहते हैं बल्दियाती इंतखाबात में इस्टेब्लिशमेंट की अदम मुदाखलत PDM की फतह है, साबित हो गया। गुज़िश्ता इलेक्शन में धांधली हुई थी, इस्टेब्लिशमेंट ने मुदाखलत नहीं की तो अंजाम सब ने देख लिया। 23 मार्च को मुल्क भर से काफिले इस्लामाबाद का रुख करेंगे। हेडलाइंस आपने जानी। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त के लिए इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट express.pk या आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज़। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द रिव्यू कामरान यूसुफ और शहबाज राना के साथ। द रिव्यू में हम पाकिस्तान की मईशत, खारजा अमूर और नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े मामलात पर बात करते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने आज तहरीक इंसाफ का जो तंजीमी दीनी ढांचा है उसको तहलील कर दिया और उसकी बुनियादी वजह हाल ही में जो खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इंतखाबात का पहला फेज़ हुआ, इसमें तहरीक इंसाफ को बुरी तरह शिकस्त हुई और इसकी वजह से अब जो तमाम जो तंजीमी ढांचा है तहसील से ज़िले की सतह और तमाम जो कौमी सतह पर जमात का जो स्ट्रक्चर था पार्टी का, उसको तहलील करके एक 21 रुकनी कमेटी तश्कील दी गई है जो पार्टी के नए आइन पर भी काम करेगी और किस तरीके से पार्टी को दोबारा फाल करना है। अब सबसे अहम सवाल ये है कि क्या जो हालिया बल्दियाती इंतखाबात में खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ को शिकस्त हुई है, उसकी वजह क्या उनकी जो तंजीम साजी है या पार्टी की ऑर्गेनाइजेशन ठीक नहीं थी, या खुद वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा क्योंकि इसमें जो उम्मीदवारों का चुनाव है वो ठीक तरीके से नहीं हुआ, इस वजह से शिकस्त हुई, या फिर मईशत या जो मईशत की मिसमैनेजमेंट है वो बहुत बड़ी वजह है। तो शहबाज, वज़ीर आज़म इमरान खान ने ज़ाहिर है कि ट्वीट किया जो बल्दियाती इंतखाबात में उनको शिकस्त हुई और सबसे बड़ी वजह उन्होंने ये कहा कि उम्मीदवारों का चुनाव ठीक नहीं था और अब जो अगले इंतखाबात होंगे या जो अगला फेज़ है उसमें वो खुद इसकी निगरानी करेंगे। मेरा इसके अंदर सबसे बड़ा इशू ये है कि शायद वज़ीर आज़म इमरान खान आज भी असल हकीकत से आशना नहीं है। वजह तो मेरे ख्याल में सीधी सी है, वो है इकनॉमिक मिसमैनेजमेंट और उसके नतीजे में जो मुल्क में इस वक्त महंगाई है। तो अगर तो उन्होंने अपनी पूरी जो पार्टी का तंजीमी ढांचा तहलील कर दिया है, लगता नहीं है कि जो आपके बहुत से दोस्त हैं जो इकनॉमिक टीम है उनको घर जाना चाहिए? गलत फैसला नहीं? खैर ये तो प्राइम मिनिस्टर की डिस्क्रिप्शन है, किसको वो रखते हैं किसको नहीं, हम इस पर डिक्टेट नहीं उन्हें कर सकते। जो तहलील उन्होंने की है तंजीम साजी सारी, उसे एक बात तो तय है कि जी वहाँ से जो आवाज़ें आई थी, जो पार्टी के अंदर डिफरेंसेस थे, वो बात वहाँ तक तो एस्टेब्लिश होगी। और दूसरी बात क्या है, जो इकॉनमी का जो डाउनफॉल है और ख़ास तौर पर जो महंगाई जिस तरीके से बढ़ रही है, क्या वो भी वजह क्या प्राइम मिनिस्टर को उसकी रियलाइजेशन है? तो उसका एक सबूत तो कामरान ये है कि इस मंगल को जब काबीना में मिनी बजट पेश होना था 360 अरब रुपए का, और उसके साथ जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की इकॉनमी का बिल था, तो बिल उन्होंने डेफर कर दिया काबीना ने, और जो मिनी बजट था उसको एजेंडे से ही विड्रॉ कर लिया गया और प्राइम मिनिस्टर ने कुछ टाइम लिया चीजों को रीअसेस करने का। कि क्या आप इसका ताल्लुक जोड़ रहे हैं जो खैबर पख्तूनख्वा में उनको शिकस्त हुई है उसके साथ उसको वो डील, उसको एक उन पर दबाव था कि इस मौके पर अगर वो फर्दर इस तरह के मेजर्स लेते हैं महंगाई होगी तो उनकी पॉपुलैरिटी? मेरा ख्याल एक ये अच्छी स्ट्रेटजी थी उनकी कि उन्होंने 2-3 दिन इसके ऊपर मजीद लिए और मजीद उन्होंने इंटरनल कोई इसके ऊपर अपनी डिस्कशंस की होगी, क्योंकि अगर फौरी तौर पर उसको उस दिन अप्रूव कर देते तो उसका बैकलैश ज्यादा आता कि एक साइड पे तो आपको आपका जो सबसे आपका स्ट्रॉन्ग आपका होल्ड है जहां पे था, KPK से ही PTI की हुकूमत पहली वहां पे बनी थी सूबे के अंदर, फिर वफाक में भी उनको मेजर सपोर्ट वहां से आई। तो अगर वो दोबारा वही काम करते तो सेकंड फेज के जो अब KPK में इलेक्शंस होने हैं बल्दियाती, तो उसमें शायद मैसेज अच्छा ना जाता। तो यहां तक तो ये चीज क्लियर हो गई है। अच्छा, अब दूसरी बात यह है कि इसकी इंप्लीकेशंस क्या है। पाकिस्तान की इकॉनमी के जैसे आप हालात का जिक्र कर रहे हैं, हमने इसी महीने $3 अरब का कर्जा लिया सऊदी अरब से, गालबन 3 दिसंबर को वो हमें ट्रांसफर हो गया था, और वो जो रिजर्व उसकी वजह से बड़े थे एक दफा फिर वो डिप्लीट होना शुरू हो गए, कम होना शुरू हो गए। कल ही जो नंबर रिलीज किया स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने, उसके मुताबिक जो आपका रिजर्व का नंबर इस वक्त $18.2 अरब है, जो तकरीबन 2 हफ्तों में $500 मिलियन की उसमें कमी हुई है। और ये नंबर सिर्फ 17 दिसंबर तक है, क्योंकि एक हफ्ते का उसमें लैग रखती है स्टेट बैंक, ताकि कोई किसी किस्म के मार्केट को नेगेटिव सिग्नल ना जाए। अच्छा, इसमें दूसरी जो चीज कामरान इंपॉर्टेंट है वो ये है कि ये तो एक चीज उन्होंने कर दी।
दूसरा जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान एक अब और काम कर रहा है कि जो हालात चूंकि संभल नहीं रहे, आपके जो रुपए की कदर है आज भी वो 178 रुपए फी डॉलर से ज्यादा है, तो अब उन्होंने पाबंदियां लगाना शुरू कर दी हैं फॉरेन एक्सचेंज के यूटिलाइजेशन के ऊपर, उसकी खरीदारी के ऊपर और उसकी पाकिस्तान से बाहर ट्रांसफर के ऊपर। तो इसका मतलब यह है कि स्टेट बैंक के अंदर एक पैनिक वाली सिचुएशन बिल्कुल एक बन रही है। इसी हफ्ते उन्होंने जो काम किया कि जो हर कोई शख्स जो मैक्सिमम ले सकता है एक्सचेंज कंपनी से डॉलर, वो $10,000 एक दिन के अंदर, और पूरे साल के अंदर वो सिर्फ $1 लाख ले सकता है। पहले ये कदगन नहीं थी, पहले ये इस तरह की अपर लिमिट नहीं थी। पहले $10,000 वाली बात होती, लेकिन अपर लिमिट नहीं थी। लेकिन इसके साथ जो आपके मेडिकल और दूसरे जो एक्सपेंसेस होते हैं, एजुकेशन के बच्चे बाहर पढ़ते हैं, तो उसके लिए $70,000 की एक लिमिट अलहदा है। लेकिन कामरान, इसमें यह बात क्लियर है, इस तरह के जो इकदाम किए जाते हैं ये इसलिए किए जाते हैं कि कैपिटल कंट्रोल्स लगाए जाते हैं, लेकिन जो एजुकेशन का खर्चा है, जो सेहत के ऊपर खर्चा है, बाहर अगर किसी ने ट्रीटमेंट करवाना है तो वो कैपिटल कंट्रोल्स में नहीं आता, वो करंट आपके एक्सपेंडिचर्स में आता है। तो इसका मतलब हालात काफी संजीदा है, सीरियस है, लेकिन इसके अंदर मेरे लिए जो सबसे बड़ी उसके अंदर एक जो पहलू है, एस्पेक्ट है, वो ये है कि ये तो गवर्नमेंट या जो स्टेट बैंक का ये जो मंत्रा था कि ये मार्केट ड्रिवन होना चाहिए एक्सचेंज रेट। अगर एक तरफ आप कहते हैं कि मार्केट डिटरमिन करेगी कि क्या एक्सचेंज रेट होना चाहिए, उस वक्त वो इंटरवीन नहीं करते, तो यहां पर ये किस बुनियाद पर पाबंदियां लगा रहे हैं? तो अगर मार्केट पे है तो मार्केट पे छोड़ें, कोई जितने डॉलर मार्केट में फेंकना चाहता है या खरीदना चाहता है तो उससे स्टेट बैंक का क्या लेना देना? यहां पे थोड़ी कंट्रडिक्शन नहीं है इनकी? कामरान, वो थियोरेटिकली तो बात आपकी ठीक है, लेकिन किसी भी मुल्क के अंदर आप इतनी फ्रीडम नहीं दे सकते कि आप बिल्कुल हर चीज को मार्केट पे छोड़ दें। और पाकिस्तान जैसी मार्केट जहां पे कभी कोई भी चीज ट्रू मीनिंग में फ्री नहीं होती, कहीं ना कहीं कोई ना कोई इसको रेगुलेट कर रहा होता है। अगर रुपए की कदर में इजाफा हो रहा है तो उसके पीछे भी स्टेट बैंक का हाथ होता है, और अगर रुपए की कदर में डॉलर के मुकाबले में कमी होती है तो उसके भी पीछे स्टेट बैंक का हाथ होता है। लेकिन नाज़रीन, इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट बात है कि मिनी बजट कैबिनेट ने इस हफ्ते तो डेफर कर दिया, आखिर ये कब तक डेफर कर सकती है काबीना? आज फवाद चौधरी साहब से एक सवाल हुआ जब उनकी मीडिया ब्रीफिंग हुई, तो हमारे रिपोर्टर रिजवान शहजाद साहब ने उनसे पूछा कि जी मिनी बजट कब आएगा, तो उन्होंने कहा कि 12 जनवरी से पहले मिनी बजट को पार्लियामेंट से पास करवा लेंगे। तो हुकूमत ने एक दफा दोबारा श्योरिटी तो दी है, लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट बात यह कि क्या ये 12 जनवरी से पहले हो भी सकता है या नहीं, और 12 जनवरी की अहमियत क्या है? याद रहे कि जो IMF का बोर्ड है उसकी मीटिंग होनी है 12 जनवरी को टेंटेटिवली। अगर पाकिस्तान ये तमाम शराइत पूरी कर लेता है, और इसमें जो सबसे बड़ी 2 शराइत हैं जिसका भी हम जिक्र भी कर रहे हैं कि मिनी बजट लेके आना और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की ऑटोनॉमी का बिल की मंजूरी है, तो अगर 12 जनवरी की क्यों अहमियत है? दूसरी अहमियत इसकी ये है कि ये जो रिव्यू है जिसकी IMF ने मंजूरी देनी है, ये जो अप्रैल जून 2020 का पीरियड है, ये उसका रिव्यू है, सॉरी अप्रैल जून 2021 के पीरियड का रिव्यू है। और ये वाला जो रिव्यू है जिससे हमें $1 अरब की किस्त मिलेगी, इसकी फिर एक्सपायरी हो जाएगी। वो तमाम चीजों की वो जो डाटा इसके पीछे काम कर रहा है, जिसके ऊपर फ्यूचर के एक्शंस भी तय हुए हैं पाकिस्तान और IMF के दरमियान, तो एक खदशा ये भी है कि अगर 12 जनवरी की डेट मिस हो जाती है तो कहीं पाकिस्तान और IMF को दोबारा मुज़ाकरात ना करने पड़े। याद रहे कि पहले ही 3 राउंड्स हो चुके हैं 6th रिव्यू के लिए, और 3 राउंड्स के बाद ये स्टाफ लेवल एग्रीमेंट के ऊपर इनके जो चीजें वो तय पाई हैं। और अगर फिर ये पाकिस्तान डेट मिस कर देता है तो शायद IMF की नजर में जो पाकिस्तान के हवाले से मिसट्रस्ट है कामरान, वो बढ़ जाएगा। जो स्टेट बैंक नहीं, जो स्टेट बैंक से पहले आई थिंक एक और पॉलिटिकली ज़ाहिर है कि चीजें बड़ी अब डिफिकल्ट हैं। ज़ाहिर है आप मिनी बजट का आपने कहा कि अप्रूवल कैबिनेट ने डिले की, तो ये ज़ाहिर है कि इंफॉर्मेशन मिनिस्टर तो बड़े कॉन्फिडेंट है कि हम 12 जनवरी से पहले इसको अप्रूव करवा लेंगे। ज़ाहिर है कि फाइनेंस बिल के लिए आपको सिंपल मेजॉरिटी चाहिए होती है, लेकिन जिस तरह की इस वक्त महंगाई है, कई मैंने खास करके कराची के MNAs को देखा, वो अपनी हुकूमत के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं कि कराची में गैस नहीं मिल रही। तो आपको लगता है कि ये गवर्नमेंट के लिए इतना आसान काम है कि सिंपल मेजॉरिटी हो सकता है कि इनके अपने जो मेंबरान हैं उनको भी कन्विंस करना मेरे ख्याल में मुश्किल होगा, क्योंकि ये जो मिनी बजट आ रहा है 360 अरब रुपए के जो एडिशनल टैक्स लगाए जा रहे हैं, GST का रेट बढ़ाया जा रहा है, ज़ाहिर है उससे महंगाई बढ़ेगी, तो ये गवर्नमेंट के लिए अपने लिए भी सेल करना विद इन इट्स ओन मेंबर्स मुश्किल है, मुझे तो लगता है। ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है, और इसकी रिफ्लेक्शन आप देखते हैं नूर आलम खान साहब जो PTI के मेंबर हैं, मेजर रिटायर्ड ताहिर सादिक साहब और कुछ लोग, ये तो दोनों पब्लिकली TV पे आके बात कर रहे हैं, बाकी लोग इसके पीछे हैं। फिर शाहिद खाकान अब्बासी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने बयान दिया कि 30-40 जो इनके मेंबरान है वो हमारे साथ राब्ते में है। और फिर जो भी इलेक्टेड मेंबर होता है या जो सियासतदान होता है जो हल्के की सियासत करता है,
उसने दोबारा इलेक्शन जीतना है, ये उसकी ख्वाहिश होती है और उसका सारा गोल उस तरफ वो चीज़ें उसकी जा रही होती हैं। तो जब सेकंड फेज केपी में आएगी, फिर पंजाब में बल्दियाती इलेक्शंस होंगे, तो ये बात आपकी ठीक है, आसान नहीं है। इत्तेहादी पार्टियां तो एक तरफ, ये तो हुकूमत के अपने अंदर भी है, लेकिन इस दफ़ा IMF की तरफ से शर्त यह है कि आप ऑर्डिनेंस नहीं ला सकते ना, तो वहाँ पर फंसे हुए। लेकिन कामरान, बॉटम लाइन ये है, मिनी बजट की तो हमने बात कर ली, जो स्टेट बैंक की ऑटोनॉमी का बिल है ना, इसके ऊपर बहुत ज्यादा ले दे हो रही है। ये भी एक बहुत बड़ी ये एक बहुत बड़ा इशू बनता जा रहा है। मार्च में जब काबीना ने इसको पहले मंजूर किया था तो बगैर पढ़े हुए इन्होंने कर दिया था। इस दफा काबीना की जो लेजिस्लेटिव केसेस से रिलेटेड कमेटी है, फरूक नसीम साहब जिसको चेयर करते हैं, उसने इसको जुमेरात और जुमा जो पिछला था, मुसलसल 2 दिन उसने मीटिंग करके इसकी रीडिंग करके इसको अप्रूव किया और काबीना में भेजा। अब फिर इसके अंदर शायद थोड़ी बहुत तब्दीलियां लानी पड़े, क्योंकि मेरी जो इन्फॉर्मेशन है, कुछ हमारे जो रिस्पॉन्सिबल इंस्टीट्यूशंस हैं जिनका मकसद वाकई इन रियल टर्म्स नेशनल सिक्योरिटी को वो देखते हैं, मैं कौमी मफाद जो हमारे इन्वर्टेड कॉमर्स में होता है उसकी बात नहीं कर रहा, वाकई इसके जो नेशनल सिक्योरिटी के कंसर्न्स हैं, उनके ख्याल में इस बिल में अभी वो चीज़ें एड्रेस नहीं हुई। मेरे ख्याल में अगर अपने आप ख्यालात को ज़रा होल्ड करें, क्योंकि ये बहुत एक अहम कॉन्ट्रोवर्शियल सब्जेक्ट भी है, स्टेट बैंक की ऑटोनॉमी की बात करें। इन्हीं अपने प्रोग्राम्स में हमने पहले भी जिक्र किया था, जो ओरिजिनल ड्राफ्ट जब आया था और कई उसकी जो शिकें थी वो आइन से मुतसादिम थी। अब एक और ड्राफ्ट आया है, तो क्या उस ड्राफ्ट के अंदर वो तमाम जो फ्लॉज थे, वो तमाम जो शिकें आइन से मुतसादिम थी, उनको निकाला गया है? ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे।